माँ बाप के लिए बेटे और दामाद की सोच। अरे आज के छोले भटूरे बढ़िया बने थे, मजा आ गया खाकर। अब तो अच्छी नींद आएगी मुझे। बच्चों, तुम लोगों को कैसे लगे छोले भटूरे? अच्छे थे ना? तुम्हारी वजह से मैंने ज्यादा मिर्च भी नहीं डाली थी इस बार। माँ, छोले भटूरे तो अच्छे थे, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही भटूरे खा पाया। मुझे एक और भटूरा खाना है। अरे बेटा, भटूरे का आटा तो खत्म हो गया है। कोमल के प्लेट में है ना एक भटूरा। कोमल बेटा, ये भटूरा अपने भाई को दे दो। नहीं, मैं ये भटूरा नहीं दूंगी, ये मेरा है। आप हमेशा ऐसे ही करते हो। उस दिन भी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट शेक बचा था वो भी आपने इसे ही दे दिया था। मैं ये नहीं दूंगी इसे। माँ देखो ना दीदी को, वो भटूरा नहीं दे रही है। मुझे भटूरा खाना है, मुझे भटूरा खाना है। नहीं, मैं इसे अपना भटूरा नहीं दूंगी। आप इसके लिए दूसरा बना दो। तुम बड़ी बहन हो ना, और बड़ी बहनों का फर्ज होता है कि अपने छोटे भाई बहनों को खुश रखे। तुम इसे भटूरा नहीं दे सकती? इतना कहकर अश्विनी कोमल की प्लेट से भटूरा उठाकर जतिन को दे देती है, जिसे देखकर कोमल, आप लोग हमेशा ऐसे ही करते हो। आप जतिन से ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। कोमल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर राघव, ये लड़की भी पता नहीं कब बड़ी होगी। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। अभी जतिन के लिए आइसक्रीम लेंगे ना, इसके लिए भी ले आना। अश्विनी और राघव के 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों ही माता पिता अपने छोटे बेटे जतिन को कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। बचपन से ही अपने और अपने भाई में अपने माँ बाप का फर्क देखकर कोमल धीरे धीरे चीजों को समझ रही थी। ऐसे ही एक दिन जब दोनों भाई बहन स्कूल से अपनी फर्स्ट ग्रेड की रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आते हैं तो, माँ पापा, मैंने पूरी क्लास में टॉप किया है, और ये देखो क्लास टीचर ने मुझे स्टार भी दिया। वो तो करना ही था, इतने ट्यूशन जो लगवाए थे तेरे। माँ पापा, मैंने भी टॉप किया, ये देखो। अरे हमें तो पता था कि हमारा राजा बेटा जरूर टॉप करेगा। कितने अच्छे नंबर लेकर आया है। अश्विनी देखो जरा। माँ पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो अच्छे से पढ़ लिख कर आप लोगों के लिए एक बड़ा सा घर बनवाऊंगी। और मैं अभी दीदी की तरह आपके लिए एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा, जिसमें हम सब रहेंगे। शाबाश बेटा, मेरे राजा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने भी तो यही बोला था, पर आपने मुझे तो शाबाशी नहीं दी। अरे क्योंकि बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम तो शादी करके चली जाओगी। यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लड़की तो पैदा होते ही पराया धन बन जाती है, लेकिन माँ बाप को संभालना, उनकी सेवा करना लड़के का काम होता है। तो जब मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मेरा पति भी आपकी सेवा करेगा? ना बेटा, दामाद तो 4 दिन के मेहमान होते हैं। दामाद और बेटे में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो हमारा ख्याल क्यों रखेगा भला? हमारे लिए तो हमारा जतिन ही सब कुछ है। अपनी माँ के मुंह से निकल रहे बेटे और दामाद के बीच के इस फर्क को 10 साल की कोमल बड़ी गहराई से समझ रही होती है। इसी तरह समय गुजरता है और दोनों बहन भाई टीनेज में आ जाते हैं। जतिन बेटा, अब तो तुम्हारा स्कूल भी पूरा हो गया है, तो फिर क्या सोचा है तुमने आगे का? पापा, मैं कॉलेज की पढ़ाई बाहर जाकर करना चाहता हूँ। मेरे सभी दोस्त अपने आगे की पढ़ाई बाहर से ही कर रहे हैं। मुझे बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज लेनी है, जो मुझे बाहर के कॉलेज से ही मिल सकती है। बेटा, बाहर जाने में तो बहुत खर्चा आएगा। कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस और भी कई तरह के खर्चे होते हैं। आप तो सरकारी दफ्तर में काम करते, आपको तो आसानी से लोन मिल जाएगा। लोन लेकर हम अपने जतिन को बाहर पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। यही उम्र है इसकी जिंदगी में कुछ करने की। कल को कुछ बन गया तो हमारा ही सहारा बनेगा। जतिन की आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजने के लिए दोनों माँ बाप लोन को लेकर बातें करने लगते हैं। तभी कॉलेज से कोमल आती है और जब उसे सारी बात पता चलती है तो, मम्मी पापा, जब मैंने कहा था कि मुझे कॉलेज के लिए बाहर जाना है तो आप लोगों ने मना कर दिया था। जब जतिन कह रहा है तो आप उसके लिए लोन ले रहे हैं। मेरे टाइम पर तो सारे पैसे खत्म हो गए थे ना। कोमल बेटा, तू बाहर जाकर करती भी क्या? 4 साल पढ़ाई करती, 5वें साल तेरी शादी कर देते, तेरी पढ़ाई का कुछ फायदा थोड़ी ना होता। अब जतिन जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, तभी तो कुछ करेगा। शादी के बाद तू तो चली जाएगी, लेकिन ये तो हमारे साथ ही रहेगा। जतिन बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं जल्द से जल्द लोन का इंतजाम करवाता हूँ। अब तो तेरी आगे की पढ़ाई बाहर ही होगी। अपने माता पिता की बातें सुनकर कोमल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं राघव जल्दी से बैंक से लोन लेकर अपने बेटे जतिन को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज देता है। और इसी तरह अब कुछ साल गुजर जाते हैं। पढ़ाई पूरी होते ही जतिन वापस अपने देश आता है और जल्दी ही एक काफी अच्छा बिजनेस खड़ा कर देता है। और देखते देखते जतिन का एक मिडिल क्लास नॉर्मल परिवार अच्छा खासा अमीर परिवार बन जाता है। तुम आ गए। पता है ना, इन दिनों मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। अरे मैं जानता हूँ, मैं भी तुम्हें वहाँ बहुत याद करता था। मैंने कहा तो सही था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें कभी इतनी दूर नहीं जाने देते। ये देखो, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। पता है, बनारस में साड़ियों के साथ साथ सूट भी काफी अच्छे मिलते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए सूट लाया हूँ और तुम्हारी मम्मी पापा के लिए मन से ये प्रसाद लेकर आया हूँ।
तुम सच में कितने अच्छे हो। मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा का भी कितना ध्यान रखते हो। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका होने वाला दामाद उनसे इतना प्यार करता है तो वो कितने खुश होंगे। अरे तुम तो जानती हो कोमल, 7 साल का था जब मम्मी पापा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बड़े होने तक चाचा चाची ने पढ़ाया और फिर खुद के पैसों पर खड़ा होने के लिए छोड़ दिया। बहुत अच्छी पढ़ाई की नहीं थी, इसलिए नौकरी भी एवरेज ही मिली है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकूं। तुमने इतना कहा, मेरे लिए यही काफी है। वैसे मैंने सोचा है कि मैं आज तुम्हारे बारे में घर पर बात करूंगी। देखना सब कितने खुश हो जाएंगे। मयंक और कोमल पिछले 2 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इन 2 सालों में मयंक ने जितना कोमल का ध्यान रखा था उतना ही उसके परिवार वालों का भी ध्यान रखा था। मयंक जब भी कहीं जाता तब उसके परिवार वालों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता। आए दिन हालचाल पूछना, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करना, बिल्कुल उनके सगे बेटे की तरह। अब जहां एक तरफ कोमल मयंक से मिल उसके बारे में बताने घर के लिए निकलती है तो वहीं दूसरी तरफ कोमल के घर पर हमारे बेटे ने हमें कितना सब कुछ दे दिया है। हमारी मेहनत सफल रही। भगवान करे ऐसा बेटा हर माँ बाप को मिले। वो तो है। वैसे अब तुमने कोमल के बारे में क्या सोचा है? उसकी शादी लायक उम्र हो चुकी है। उसकी शादी करेंगे तभी तो अपने बेटे का घर बसाएंगे। मैंने कुछ लोगों से बात की है कोमल के रिश्ते के लिए। अब देखते हैं कब तक जवाब आता है। घर पर उसके माता पिता और भाई मिलकर उसके शादी को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी वहां कोमल आती है और जैसे उसके कानों में उसकी शादी की बात पड़ती है। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मेरा बॉयफ्रेंड है, उसका नाम मयंक है और मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। तेरा बॉयफ्रेंड है और अब बता रही है तू हमें उसके बारे में? क्या करता है वो? कितना अमीर है? बिजनेस है या जॉब करता है? एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है। पर उसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। चाचा चाची ने मयंक को पाला और जल्दी ही उसे बाहर भी भेज दिया। मयंक ने ज्यादा पढ़ाई की नहीं थी तो इसीलिए वो एक नॉर्मल नौकरी ही करता है। लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे हमेशा खुश रखेगा। तेरा भाई महीने का लाखों रुपए छापता है, इतना पढ़ा लिखा है, आलीशान घर बनाया है इसने, और ऐसे भाई की बहन होकर तू एक गरीब से शादी करना चाहती है? अरे तेरे भाई के दोस्त भी उस लड़के से लाख गुना ज्यादा अमीर है। गरीब नहीं है, एक मिडिल क्लास है और मैं उसके साथ खुश रहूंगी। प्लीज मम्मी पापा एक बार तो आप मयंक से मिल लो। अरे जब इतना कह ही रही है तो बुला लेते हैं लड़के को घर, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बेटा तू कह रहा है तो सही कह रहा होगा। तेरे भाई की बात मानकर बुला रहे हैं हम उसे, समझी? पहली बार था कि कोमल अपने भाई की वजह से आज खुश हुई थी। अगले हफ्ते ही कोमल मयंक को अपने घर बुलाती है। घर आते ही मयंक सबसे पहले कोमल के माता पिता के पैर छूता है और उन्हें अपने लाए हुए फ्रूट्स और मिठाई देता है, जिन्हें देखकर ये कौन से फ्रूट्स और मिठाई लेकर आए हो तुम? हमारा बेटा तो हमें एक्सक्लूसिव फ्रूट्स खिलाता है। ड्रैगन फ्रूट के नीचे तो हम ये साधारण फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं और हमारे घर में मिठाई भी अच्छी क्वालिटी की आती है। मिठाई और फल तुमने मामूली दुकान और ठेले वाले से लिए होंगे, है ना? आंटी जी, मैं तो वहीं से लेकर खाता हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए भी वहीं से लिए हैं। आइंदा अच्छे फ्रूट्स और मिठाई लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बार के लिए माफ कीजिएगा। कोमल ने बताया कि तुम सिर्फ ग्रेजुएट हो। हमारे बेटे ने तो बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई की है, तभी तो महीने का लाखों रुपए कमाता है। तुम तो 20-25 हजार से ज्यादा कमाते ही नहीं होगे। पापा, अब किस्मत की बात होती है। मैंने मेहनत की और आज ये मुकाम हासिल किया। तुमने बिल्कुल सही बात की, लेकिन उसके पीछे का कारण पता है क्या है? क्योंकि अंकल आंटी तुम्हारे साथ है। चाचा चाची ने तो मुझे बस एक बोझ की तरह पाला पोसा। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो शायद मैं भी लाइफ में इतना कुछ कर बैठता। भले ही मैं महीने का 20-25 हजार रुपए कमाता हूँ, लेकिन मैं कोमल को उसमें भी खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही? कैसे बार बार मयंक को ताने दिए जा रहे हैं और बेचारे मेरे मयंक कैसे इन बातों को सुन रहे हैं। कोमल मयंक से बहुत प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, जिसके चलते अब कोमल के घर वाले भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं और आज धूमधाम से कोमल और मयंक की शादी हो जाती है। तो उस छोटे से घर में कैसे रहेगी? मेरी बात मान और वो हमारा गुड़गांव वाला फ्लैट ले ले। तुम दोनों वहाँ आराम से रहना। और नहीं तो क्या, मैं तो गाड़ी भी देने की सोच रहा हूँ। अरे आप लोगों ने इतना कहा वही हमारे लिए काफी है। ये सब चीजें मैं कोमल को अपनी मेहनत के बलबूते पर लाकर देना चाहता हूँ और आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कोमल का आपके जैसा ही ध्यान रखूंगा। मयंक कोमल का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। कोमल की शादी को भी अभी कुछ दिन बीत चुके थे। इसके चलते अब घर में जतिन की शादी की बात चलती है। कोमल की शादी के बाद ऐसा लग रहा है मानो कितना बड़ा बोझ उतर गया हो सीने से। अब तो बस जतिन की शादी हो जाए और हमारी बहू आ जाए। जतिन के लिए तो मैं एक से एक बढ़कर एक हीरा लड़की लेकर आऊंगी। वैसे आपको कुमार साहब की बेटी याद है, लक्षिता? कितनी सुंदर है। उससे बात चलाइए ना एक बार अपने जतिन की। अरे
बड़ी खुसफुस बात चल रही है दोनों में। अरे बेटा, तुमसे अब बात क्या छुपाएंगे। अब कोमल की शादी हो गई है तो सोचा इसी साल तेरा भी सेहरा बंधवा दे। मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन आप अकेले कैसे ले सकते हैं? हम तेरे माँ बाप है, कोमल ने हमारी सुनी नहीं, कम से कम तू तो हमारी सुन सकता है ना। जब वो लड़की होकर अपनी मर्जी से शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? देखिए, मेरी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, नीलम नाम है उसका, और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम उन माँ बाप में से नहीं हैं जो अपनी औलाद की जबरदस्ती शादी कहीं और कर दे। जतिन के कहने पर अब राघव और अश्विनी अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड नीलम के घर वालों से मिलने के लिए जाते हैं। नीलम पेशे से कुछ टाइम पहले एक मॉडल रह चुकी थी, जिसके चलते उसका ड्रेसिंग सेंस सब कुछ काफी ज्यादा मॉडर्न था। लड़की कितने छोटे छोटे कपड़े पहनती है, ये नहीं कि आज रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं तो सूट साड़ी डाले। लेकिन कोई बात नहीं, पसंद तो मेरे जतिन की है, अच्छी होगी। बिना ज्यादा कुछ बोले अश्विनी और राघव जतिन और नीलम की शादी के लिए हाँ कर देते हैं और धूमधाम से जतिन की भी शादी हो जाती है। और आज नीलम का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली बहू को देखने के लिए अश्विनी की काफी सारी सहेलियां और आस पड़ोस की औरतें आई होती हैं। अरे अश्विनी, कब ला रही हो अपनी बहू को बाहर? कहीं चांद का टुकड़ा तो नहीं ले आई हो जो दिखाने में घबरा रही हो? चांद के टुकड़े से कम भी नहीं है मेरी बहू। तुम सब बैठो, मैं अभी अपनी बहू को लेकर आती हूँ। अश्विनी जैसे ही अपनी बहू को बुलाने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि शादी के अगले दिन उसकी बहू ने काफी छोटी और मॉडर्न ड्रेस पहनी है। ये देखकर, अरे बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? बाहर औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आई हैं और तुम इस तरह जाओगी बाहर? मम्मी जी, आपको पता है ना कि मैं एक मॉडल रह चुकी हूँ और एक मॉडल ऐसे ही कपड़े पहनती है। लेकिन बहू, बाहर काफी सारे लोग हैं, थोड़ी देर के लिए ही साड़ी वगैरह डाल लो। अश्विनी ये बोल ही रही होती है कि तभी वहां जतिन आता है, जिसे देखकर नीलम, देखो ना जतिन, आपकी माँ मुझे जबरदस्ती साड़ी पहनने को कह रही है। मुझे नहीं पहननी साड़ी। मैंने तुम्हें शादी से पहले ही कह दिया था कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगी। आप मेरी वाइफ के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती हैं? उसकी मर्जी, वो कुछ भी पहने। अरे 2026 चल रहा है ये, अब तो अपनी सोच बदलो। कितनी पिछड़ी सोच है आपकी। जतिन की ये सारी बातें बाहर हॉल में बैठी सभी औरतें सुन लेती हैं। अरे कोई तमीज है क्या अपनी माँ से बात करने की? चलो बहनों यहाँ से। जतिन की वजह से अश्विनी की उसकी सभी सहेलियों और पड़ोसनों में काफी ज्यादा बेइज्जती होती है, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे से कुछ नहीं कहती। तो वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने भी परेशान करके रख दिया। सुबह से कॉल करी हो, एक बार भी नहीं उठाया। अब नहीं करना मुझे इन्हें कॉल। क्या हुआ कोमल, किस पर गुस्सा कर रही हो? देखो ना मयंक, सुबह से मम्मी पापा का फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो लोग उठा ही नहीं रहे। लगता है शादी के बाद मुझे पूरी तरह से पराया कर दिया। कोई बात नहीं, अब से मैं भी इन्हें कभी कॉल नहीं करूंगी। अरे नहीं कोमल, ऐसा नहीं कहते। अरे अभी अभी तो तुम्हारे भैया की शादी हुई है, क्या पता वो उसमें बिजी हो। और माँ बाप चाहकर भी अपने बच्चों को कभी इग्नोर नहीं करते। जहाँ एक तरफ बेटा बिना सोचे समझे अपनी बीवी और मेहमानों के सामने अपनी माँ पर चिल्ला देता है, तो वहीं दूसरी तरफ दामाद अपनी सास के पीठ पीछे भी अपनी बहू को उनकी इज्जत करना ही सिखाता है। ऐसे अब दिन गुजर जाते हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। अश्विनी भी सत्संग में गई है, शाम से पहले तो आने से रही। एक काम करता हूँ, जतिन के साथ ही डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। अपने बेटे जतिन को बुलाने जैसे वो उसके कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी सामने से जतिन और नीलम तैयार होकर आ रहे होते हैं। बेटा, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? मुझे पहले डॉक्टर के पास ले जा, बहुत ज्यादा हरारत सी हो रही है, लगता है तबीयत काफी बिगड़ने वाली है। पापा, मैं नीलम को डेट पर ले जा रहा था, ऐसे कैसे मैं हमारी डेट कैंसिल कर दूं? अरे अब आपकी डेट हमसे बढ़कर थोड़े ना है। फिर कभी ले जाना बहू को। जतिन, जाऊंगी तो मैं आज ही जाऊंगी, मेरे पास और भी कई सारे काम होते हैं। पापा, क्यों मेरे और नीलम के बीच में लड़ाई करवा रहे हो? थोड़ी देर की तो बात है, हम आ जाएंगे, फिर चल लेना आप डॉक्टर के पास। इतना कहकर जतिन अब नीलम अपनी डेट के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं बेचारा राघव अब खुद ही अकेले डॉक्टर के पास जाता है और एक लंबी सी लाइन में लग जाता है। जिस अस्पताल में राघव इलाज के लिए आया था, उसी अस्पताल में मयंक अपने डॉक्टर दोस्त से मिलने आता है। क्या बात है मयंक, जब से शादी हुई है तब से दोस्तों का ख्याल ही नहीं है। लगता है भाभी जी कुछ ज्यादा ही प्यार कर रही है। अरे क्या करूं यार, तुम्हारी भाभी जी है ही इतनी प्यारी, लेकिन फिर भी आज मैं टाइम निकालकर तुमसे मिलने के लिए आ गया। मयंक अपने डॉक्टर दोस्त से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपने ससुर पर जाती है, जो डॉक्टर के पास बैठे होते हैं। अपने ससुर को इस तरह हॉस्पिटल में देखकर अब मयंक जल्दी से उनके पास आता है। नमस्ते पापा जी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इन्हें? इनकी बॉडी काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, लगता है इन्हें गर्मी लग गई है। देखिए, इस वक्त जितना हो सके गर्मी से बच कर रही है। ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, इससे आराम मिलेगा आपको। पापा जी, आपकी तबीयत खराब है और आप अकेले दवाई लेने के लिए आ गए।
अगर कोई नहीं था तो मुझे बता देते, मैं आ जाता। मयंक अपने ससुर के लिए सीधा रिक्शे से घर आ जाता है और राघव को उसके कमरे में छोड़कर, अरे पापा जी अब आप आराम करिए, मैं आपके लिए ठंडा शरबत बनाकर लाता हूँ और उसे पीकर आपके शरीर की सारी लू उड़न-छू हो जाएगी। मयंक सीधा किचन में जाता है और घर का दामाद होते हुए भी अपने ससुर के लिए शरबत बनाकर लाता है। अरे दामाद जी इसकी क्या जरूरत थी, अभी अश्विनी आती तो मैं उससे बनवा कर पी लेता। अरे मैं आपका दामाद नहीं बल्कि बेटा हूँ, मुझे भी आप जतिन की तरह ही समझिए। और क्या एक बेटा अपने बाप के लिए शरबत नहीं बना सकता? मयंक इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहां अश्विनी आती है और जब वो अपने दामाद को इस तरह अपने कमरे में देखती है तो, अरे दामाद जी आप यहाँ क्या करें, कुछ जरूरी काम था क्या? अरे नहीं मम्मी जी, वो पापा जी मुझे हॉस्पिटल में मिले थे तो मैं उन्हें घर ले आया और उनके लिए शरबत बना दिया। आपके लिए भी है, लो काफी ठंडा है, शरीर के लिए अच्छा रहेगा। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं, मैं आ गई हूँ उनका ख्याल रखने के लिए। अश्विनी अपने दामाद से एक गिलास पानी तक नहीं पूछती और उसे खुद ही जाने के लिए कहती है। उसके बाद अब मयंक अपने सास ससुर के पैर छूता है और वापस घर आ जाता है। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। अरे हमारा बेटा बिजी रहता है पैसे कमाने में, लेकिन ये तो वेल्ले की तरह घूमता ही रहता है। अश्विनी एक तरफ अपने दामाद की परवाह करने पर भी उसी की बुराई कर रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ, जब मम्मी पापा आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते तो आप क्यों करते हैं उनके लिए इतना? मुझे कभी भी ठीक से माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे माँ बाप में अपने माँ बाप को तलाश करता हूँ। तो क्या हुआ जो मुझे नापसंद करते हैं, लेकिन मैं तो उनसे प्यार करता हूँ ना। मयंक की ऐसी बातें सुनकर कोमल की आंखें भर आती हैं और अब समय यूं ही गुजरता रहता है तो वहीं आज डिनर पर नीलम के मायके वाले आते हैं। अरे पापा जी आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? अरे मैं तो हमेशा इसी कुर्सी पर बैठता आया हूँ। पापा जी ये चेयर हेड ऑफ द फैमिली की होती है और मेरे अकॉर्डिंग ये जतिन है, क्योंकि घर का सारा खर्च सब कुछ जतिन ही तो चलाता है। ये कैसी बात कर रही है तू? कोई बात नहीं अश्विनी, वो ठीक ही कह तो रही है, आपसे मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। नीलम की इस बात पर जतिन उसे कुछ नहीं कहता और आराम से अपने पिता की कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे पापा जी अब तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, ये लीजिए ये कटलेट खाइए, बहुत टेस्टी है। हाँ दामाद जी खा रहा हूँ। आप कितना ख्याल रखते हैं हमारा, पता है संदीप जी, हर दिन दामाद जी हमें कॉल करके हमसे हमारा हाल चाल पूछते हैं। जो बेटा अपने माता पिता को अस्पताल तक नहीं ले जा पाया वही बेटा अपने सास ससुर को रोज कॉल करके पूछ परख करता था, जिसे जानकर अश्विनी और राघव को थोड़ा बुरा लगता है। ऐसे अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुनिए जी बड़ी भूख सी लग रही है, लेकिन गर्मी इतनी है कि कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। बहू से कहकर खिचड़ी बनवा देते हैं, हल्की भी रहेगी और पेट भी भर जाएगा। अश्विनी नीलम को आवाज देने लगता है कि तभी वहां जतिन आता है। क्या हुआ माँ, क्यों बुला रही हो नीलम को, वो सो रही है अभी। अरे बेटा बहुत भूख सी लग रही थी, सोचा बहू से खिचड़ी बनवा ले। अगर तू जरा खिचड़ी बना देता तो मैं और तेरे पापा जी खा लेते। माँ अब इतने तो बुरे दिन आए नहीं है मेरे कि मैं आप लोगों के लिए किचन में खाना बनाऊं, इतना ही है तो बाहर से ऑर्डर करके खा लीजिए। जतिन की ऐसी बातें सुनकर अश्विनी और राघव दोनों को ही काफी बुरा लगता है तो वहीं दूसरी तरफ मयंक, अरे भैया थोड़ा जल्दी चला लो रिक्शा, हाँ बस आगे वाली गली पर रुकना है। हाथों में कुछ बैग लिए सीधा अपने ससुराल के सामने आकर रुकता है और अब घर के अंदर आकर आवाज लगाने लगता है। मयंक की आवाज सुनकर अश्विनी और राघव वहां आते हैं। अरे मयंक बेटा तुम यहाँ? अरे हाँ पापा जी, वो मैं मंदिर गया था ना तो वहां से आप लोगों के लिए कुछ प्रसाद और सामान लेकर आया था। कोमल का भी बड़ा मन था आने का, लेकिन धूप काफी हो रही थी तो उसके लिए मैंने उसे घर भेज दिया। ये लीजिए प्रसाद खा लीजिए। अभी हमने कुछ खाया नहीं और ऐसे खाली पेट पर कुछ मीठा खाना सही नहीं है। अरे आप लोगों ने कुछ खाया क्यों नहीं? लगता है भाभी जी घर पर नहीं है, मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। आप लोग पुलाव खाओगे? मैं बहुत बढ़िया पुलाव बनाता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुमने कह दिया इतना काफी है, अब तुमसे खाना थोड़ी ना बनवाएंगे। उस दिन भी तुमने हमारे लिए जूस बना दिया था। अरे तो क्या हुआ, मैं हल्का पुलाव बनाऊंगा, गर्मी में डाइजेस्ट भी हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। अपने घर के दामाद को अपने लिए इतना करता देखकर राघव और अश्विनी दोनों ही काफी हैरान थे। जो चीज एक बेटे को अपने माँ बाप के लिए करनी चाहिए थी वही चीज एक दामाद अपने सास ससुर के लिए कर रहा था। ऐसे ही एक दिन, अरे चलो केक ऑर्डर भी हो गया है, अब बस टाइम से आ जाए फिर हम निकल जाएंगे। कहाँ निकलने की बात हो रही है? अरे आज पापा जी का बर्थडे है, अभी रात के 10 बज रहे हैं, मैंने केक ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर हम लेकर तुम्हारे घर चलेंगे। इस तरह उन्हें केक के साथ सरप्राइज देंगे तो वो लोग कितने खुश होंगे ना। मयंक कभी कभी तो आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप उस घर के दामाद हो। मेरे मम्मी पापा भले ही आपको नापसंद करते हो, लेकिन आप उनका कितना ख्याल रखते हैं।
तकरीबन रात के 11 बजे मयंक कोमल के साथ केक लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर में देखिएगा कैसे हमारी बहू और बेटा हमें सरप्राइज देते हैं आकर। उन लोगों को जरूर आपका बर्थडे याद होगा। अश्विनी और राघव कमरे में बैठे बैठे जतिन और नीलम के सरप्राइज का वेट कर रहे होते हैं कि तभी उनके कमरे में उनका दामाद और बेटी आते हैं और साथ में विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे पापा जी। भगवान आपकी उम्र 100 साल लंबी करे। अरे तुम लोग यहाँ और तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था। हाँ पापा जी, और याद कैसे नहीं रहता, आप ही तो हमारे बड़े हैं। जिस तरह बड़ों को छोटों की हर चीज याद रहती है, उसी तरह छोटों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने बड़ों की हर चीज याद रखें। वैसे जतिन और भाभी कहाँ हैं? जो चीज हमारे बेटे को हमारे लिए करनी चाहिए थी वो सब हमारा दामाद कर रहा है। कहीं बेटे और दामाद को पहचानने में हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई। कोमल बॉक्स से केक निकालती है और राघव और अश्विनी दोनों मिलकर केक कट करते हैं। अगले दिन राघव अपने 50वें जन्मदिन की एक बहुत अच्छी पार्टी रखता है। इस जिंदगी के 50 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसमें मैंने कई ऐसी बातें सीखी हैं जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। आप तो किसी स्कूल के प्रिंसिपल की तरह लेक्चर दे रहे हैं। अरे जल्दी से केक कट करिए ना, फिर पार्टी शुरू करनी है। अरे पार्टी तो होती रहेगी, लेकिन बड़ों की ऐसी सीख कभी कभार ही मिलती है। जो प्यार अश्विनी और राघव को जतिन से मिलना चाहिए था, वो प्यार सब कुछ उन्हें उनके दामाद से मिल रहा था। ऐसी वक्त गुजरता है और आज अश्विनी और नीलम के बीच में घर के कामों और कपड़ों को लेकर बहस होने लगती है। बस अब बहुत हुआ, मैं इस बुढ़िया की बातें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे क्या तमीज है अपनी सास से बात करने की। भूलो मत, सास माँ समान होती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह बात करने की? भूलिए मत, मेरी तरह ये इस घर की मालकिन है। ये मालकिन है तो फिर हम लोग कौन है? नौकर नौकरानी। कल की आई हुई लड़की के लिए तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करता है। इतने दिन से हम सब कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। बस अब बहुत हुआ है। मैं ये मेलोड्रामा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो इस घर में तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे या तो मैं। ये भी कोई बोलने की बात है? ऑफ कोर्स इस घर में तुम रहोगी। ये घर मेरा है, इनका नहीं। इन्हें तो मैं आज ही वृद्धाश्रम छोड़कर आऊंगा। जतिन, ये तू क्या कह रहा है? जिन माँ बाप ने तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, काबिल बनाया, तू उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रहा है? एक बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चिंता मत करिए, मैं हर महीने आपके खर्च के लिए पैसे भिजवाता रहूंगा। बस अब मुझे इस घर में शांति चाहिए। जतिन अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठाता है और उन्हें एक वृद्धाश्रम छोड़ आता है। इसके बाद अरे जिस बेटे के लिए हमने इतना सब कुछ किया, आज उसी ने हमें यूं रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। इससे ज्यादा भगवान हमें बेटा ही न देता। हमें उसने पागल बना दिया था जी। अश्विनी और राघव इस वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी काटने लगते हैं, तो वहीं इस बारे में कोमल को भनक तक नहीं पड़ती। ऐसी कुछ समय गुजर जाता है। मयंक जिस वृद्धाश्रम में अश्विनी और राघव रह रहे थे, वहां अक्सर वृद्ध लोगों के मिलने के लिए जाया करता था। आज भी जब मयंक वृद्धाश्रम आता है तो वहां अपने सास ससुर को मौजूद देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे मम्मी पापा जी, आप दोनों यहाँ वृद्धाश्रम में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हम तुम्हें क्या बताएं? अश्विनी रोते हुए अपने दामाद के सामने सारी चीजें खोलकर रख देती है, जिसे जानकर जतिन से उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, एक बेटा है अभी आपका। आप लोग मेरे साथ घर चलिए। मयंक अश्विनी और राघव की एक नहीं सुनता और उन्हें सीधा अपने घर ले जाता है। और जब सारी बात कोमल को पता चलती है तो मम्मी पापा, जतिन से हम बाद में बात करेंगे। आप लोग जाकर तब तक कमरे में आराम कर लीजिए। कोमल अपने माता पिता को कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद जब सब लोग खाने के लिए बाहर आते हैं, ये हेड ऑफ द फैमिली की चेयर है। अभी तक हमने इसे हमेशा खाली रखा था। अब से आप यहाँ बैठेंगे और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उस चेयर पर बैठकर राघव को वो दिन याद आता है जब उसके बेटे ने उससे उसकी कुर्सी का हक छीन लिया था। ये देखकर राघव बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाता है। ऐसे अब कुछ दिन गुजरते हैं। आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। सोचा था इस सालगिरह को हम धूमधाम से मनाएंगे अपने बेटे के साथ मिलकर, लेकिन उसने तो हमें घर से ही निकाल दिया। अब क्या ही कर सकते, छोड़िए। अपनी 25वीं सालगिरह के दिन अश्विनी और राघव काफी ज्यादा उदास होते हैं कि तभी कोमल उनके कमरे में आती है। मम्मी पापा, आज शाम को हमें एक पार्टी में जाना है, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे कौन सी पार्टी बेटा? कुछ स्पेशल लोगों की पार्टी है। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। आप ये वाले कपड़े पहनिएगा। राघव और अश्विनी कोमल के दिए हुए कपड़ों को पहनकर अच्छे से तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद मयंक सबको लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाता है। हैप्पी 25th एनिवर्सरी मम्मी पापा। आपको क्या लगा कि हम लोग आपकी एनिवर्सरी को भूल जाएंगे? ये सब मयंक का प्लान था। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, लेकिन देखिए मयंक को सब याद रहता है।
इतना अच्छा सरप्राइज देखकर राघव और अश्विनी की आंखें भर आती हैं। उसके बाद अब वो सभी एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। तभी वहां राघव का एक पुराना दोस्त सतीश आता है। अरे भाई राघव, कैसा है तू? कितने सालों के बाद एक दूसरे से मिलना हुआ। ये तेरा बेटा जतिन है ना? सही है, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को लेकर कहीं जाना ही पसंद नहीं करते, और तेरा बेटा तुझे डिनर पर लेकर आया है यहाँ पर। अरे ऐसा बेटा भगवान हर किसी को दे। हाँ, सही कहा आपने, ये हमारा बेटा ही है। अश्विनी की बात सुनकर मयंक काफी ज्यादा खुश होता है और अब उस दिन के बाद से बेटे और दामाद को लेकर जो भी अश्विनी और राघव के मन में भेदभाव था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अरे मयंक बेटा, और कितनी देर तक पैर दबाएगा? अब तुम जाकर भी सो जाओ। अरे नहीं पापा जी, आपके पैरों में काफी दर्द हो रहा था, मम्मी जी तो आराम से सो गई। अब आप जब तक सो नहीं जाते तब तक मैं आपके पैर दबाते रहूंगा। सगे माँ बाप की सेवा का तो मौका मिला नहीं, कम से कम सास ससुर की सेवा तो कर लूं। एक दामाद होकर भी मयंक सगे बेटे से बढ़कर अपने सास ससुर का ध्यान रख रहा था। समय गुजरता रहता और आज मयंक कोमल, अश्विनी और राघव को लेकर पिकनिक स्पॉट पर जाता है, जहां मयंक उनके लिए बारबेक्यू बनाता है। मयंक बेटा, तुम इतना सब कुछ कर लेते हो, पता नहीं था हमें। मम्मी ये तो कुछ भी नहीं है, मयंक घर के कामों में भी मेरी काफी मदद करवाते हैं। खाना, कपड़े, साफ सफाई सब कुछ करने में मेरी मदद करते हैं। और करनी भी चाहिए, क्यों पापा जी? सही कहा ना मैंने? एक पति का फर्ज होता है कि वो हमेशा अपनी पत्नी का ध्यान रखे। मयंक की ऐसी बातें सुनकर उसके सास ससुर काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब अश्विनी और राघव भी मयंक को अपना सगा बेटा मानकर उनके साथ खुशी खुशी रह रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जतिन ने जो कुछ टाइम पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उस बिजनेस में धीरे धीरे लॉस होने लगता है। तुम मेरा इतना सा भी खर्च नहीं उठा पा रहे हो। अब शादी से पहले तुमने बहुत बड़ी बड़ी वादे किए थे, तो अब क्या हुआ? अरे तो मेरी परेशानी नहीं देखती हो क्या? एक तुम मुझ पर इतना लोन हो गया है, मेरा बिजनेस डूबता जा रहा है और तुम्हें अपने शौक पूरे करने की पड़ी है। तुम पर तो इतना लोन है कि तुम्हें अब बैंक भी लोन नहीं देगा। वैसे तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे मम्मी पापा की गांव में एक प्रॉपर्टी है, अगर हम उस प्रॉपर्टी को बेच दें तो हमें अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। लेकिन कैसे? हमने तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया है ना, अब क्या करें हम? वहाँ जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। वैसे भी माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, 4 आंसू बहाएंगे तो हमें माफ कर ही देंगे। नीलम की बात मानकर जतिन उसके साथ वृद्धाश्रम जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप अब वहां नहीं बल्कि एक मयंक नाम के लड़के के साथ रह रहे हैं। इससे वो सब समझ जाते हैं और वो सीधा मयंक के घर जाते हैं और अपने माँ बाप को देखते ही जतिन उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोगों के जाने के बाद मुझे समझ आया कि माँ बाप की जिंदगी में क्या अहमियत होती है। तुम्हें ये अहमियत कुछ ज्यादा ही जल्दी समझ नहीं आ गई? कहीं इसके पीछे भी तुम लोगों का कोई नाटक तो नहीं है? कैसी बातें कर रही हो? मम्मी पापा, सारी गलती मेरी है। अब आप लोग जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसी ही रहूंगी। आप लोगों की सेवा करूंगी, एक बेटी बनकर दिखाऊंगी। लगता है भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ी ठोकर दी है, इसीलिए आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया था। जानता था कि माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा दिन गुस्सा नहीं रह सकते। वैसे पापा, जो गांव में आपकी प्रॉपर्टी है उसका क्या हुआ? मेरा मतलब है, मैं सोच रहा था कि आप उसे सेल कर देते, क्योंकि गांव में तो अब हमारा कोई वजूद बचा ही नहीं है। इतनी देर से मैं इसी इंतजार में था कि कब ये नाग अपना फन दिखाएगा। अश्विनी, ये लोग हमसे माफी मांगकर हमें ले जाने के लिए नहीं बल्कि उस प्रॉपर्टी को बेचकर उसके पैसे हड़पने के लिए आए हैं। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस एक पल के लिए मुझे लगा था कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तू वैसा का वैसा ही है। निकल जा इस घर से और कभी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अश्विनी धक्का मारकर अपनी बहू और बेटे को घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद मयंक बेटा, हमने आज तक तुम्हारा जितना भी अनादर किया, तुम्हारी बेइज्जती की, उसके लिए हमें माफ करना। हमें लगता था कि एक बेटा ही अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम गलत थे। एक दामाद होकर भी तुमने एक बेटे का फर्ज निभाया है। अरे आज सही मायने में मुझे मेरा परिवार मिल गया। मैं हमेशा सोचता था कि माँ बाप का प्यार कैसा होता है, लेकिन आप लोगों को पाकर मैंने सब कुछ जान लिया। आखिरकार मयंक को उसके परिवार मिल ही जाता है और अब मयंक अपने सास ससुर और बीवी के साथ हंसी खुशी रहता है। तो वहीं जतिन को उसके कर्मों का फल मिलता है और वो सब कुछ गवा देता है। उसके बाद अब नीलम भी उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है।